हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेटफॉर्म यूपीएससी। आज अपन जो आर्टिकल 14 जो है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आर्टिकल 14 जो है वो है क्या, कि किसके अंदर ये आता है, कि आर्टिकल 14 कौन से जो अपने को राइट्स मिले हैं उस उनके अंदर आता है। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो राइट्स हैं वो हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंदर आते हैं। इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 हैं जो समानता के अधिकार के अंदर आते हैं। आज का जो वीडियो है उसके अंदर अपन सिर्फ आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है क्या, संविधान क्या है, या मतलब जो भी आर्टिकल है आर्टिकल 14 के अंदर दिया क्या हुआ है। तो इसके अंदर इसके जो आर्टिकल 14 है उसके 2 पार्ट हैं, आर्टिकल 14 पार्ट 1 और आर्टिकल 14 पार्ट 2। तो आर्टिकल 14 में एक तो है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और विधि के समक्ष इसके अंदर हो गया, और इसमें है विधियों का समान संरक्षण। ये 2 हैं, इन दोनों का डिफरेंट मतलब है। अब ये दोनों जो हैं, ये दो आर्टिकल के 2 पार्ट हैं। ये दोनों जो पार्ट हैं वो समानता पे ही बेस्ड हैं, वो लोगों को समानता दिलाने में ही विश्वास करते हैं, उसी को लेके बनाए गए हैं। लेकिन अलग अलग इनका अलग अलग सर्कमस्टांस में इनको किस तरीके से उपयोग करना है और किसको समान रखना है किसको नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये क्या है ये अपने को समझ आ गया। फिर है किस पर, कि ये किस पे लागू होता है। तो ये किस पे लागू होता है, तो ये फॉरेनर्स पे भी लागू होता है। ये सिटीजन्स पे तो चलो होता ही है, ये फॉरेनर्स पे भी होता है। हो गया। अब एक है ये इंडिविजुअल पे भी होता है, और ये अगर कोई कंपनी है उस पे भी होता है। तो इसको क्या है, ये जो संविधान का जो आर्टिकल 14 है वो फॉरेनर्स पे और सिटीजन्स पे दोनों पे लागू होता है, एक पॉइंट। दूसरा इंडिविजुअल्स पे, किसी भी एक व्यक्ति पे हो सकता है, प्लस कोई कंपनी हो या कोई संवैधानिक निगम हो या पंजीकृत कोई समिति हो, कोई भी ऐसा ग्रुप हो उसके ऊपर भी ये लागू होता है। तो ये समझ आ गया कि किन के ऊपर ये लागू होता है और ये संविधान क्या है। इसके 2 पार्ट हैं। ओके, ये यहाँ तक हो गया। अब है जो 14 का जो 1 पार्ट जो है वो अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिखा है, क्या इसके अंदर क्या लिखा है। पहली बात तो ये कि 14 में जो फर्स्ट है वो ब्रिटिश जो वो है ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया है। फिर दूसरा इसके अंदर लिखा है कि विधि के समक्ष समता, मतलब ये हुआ कि अपना जो विधि है यानी जो लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर जितने भी लॉ बनेंगे उसके सामने हर एक इंसान इक्वल है। देश का कोई हर एक इंसान इक्वल है। फिर उसमें चाहे अमीर हो गरीब हो ऊंचा नीचा अधिकारी हो कोई, या कोई अधिकारी नहीं हो, कुछ भी हो, उससे किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक तरीके से समानता बढ़ाने की बात हो गई। फिर इसमें जो फर्स्ट है इसके अंदर 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट तो ये है कि किसी भी इंसान के लिए कोई भी विशेषाधिकार नहीं होंगे, कि चलिए ये अमीर है तो इसको यहाँ पे कोई विशेष अधिकार मिल गए, या इसको कोई भी सरकार की तरफ से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। पर्सनल लेवल पे लोग करते ही हैं और होता भी है, पर सरकार अपने जो है अपने नियमों में किसी के अंदर भेदभाव नहीं करती, अमीर गरीब, तो किसी के लिए भी कोई भी विशेषाधिकार नहीं होंगे। दूसरा है साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, मतलब नियम के अकॉर्डिंग हर इंसान के साथ समान तरीके से व्यवहार किया जाएगा। कोई भी साधारण विधि इसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि साधारण विधि में अगर कोई स्पेशल नियम बनाया गया है उसके अंदर अगर स्पेशली लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ इस तरीके से भेदभाव हो सकता है, लेकिन वो भेदभाव भी सही तरीके से होना चाहिए। जैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई थी तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट भेदभाव कर सकता है, लेकिन किस तरीके से वर्गीकरण करता है, या किस भेदभाव उसको नहीं कह सकते, वर्गीकरण, वो वर्गीकरण एक सही तरीके से होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, विवेक शून्य नहीं होना चाहिए। वो एक सशक्त और सही तरीके में देश को ले जाने के लिए होना चाहिए। कि मतलब अगर भेदभाव कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि गरीब लोग हैं, या मान लीजिए कि सोशली बैकवर्ड हैं या एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर रिजर्वेशन दिया गया तो वो भेदभाव है अगर देखा जाए तो। पर वो क्यों है, क्योंकि उन लोगों को समान अवसर मिले एक टाइम पे आने के बाद, सही वो सभी एक समान लेवल पे आ सके, इसके लिए है वो। तो इसमें ये है कि साधारण विधि के सामने हर एक को इक्वल तरीके से देखा जाएगा। तीसरा है कि कोई भी व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा ये सब हो, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर क्या है,
लॉ है। अब इसमें एक एग्जाम्पल है कि इसका, जैसे अगर अपन थोड़ा बहुत एग्जाम्पल अगर देखें रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो जैसे जो शशिकला जो थी, उनको एक बार जेल हुई थी, तो जेल में उनको क्या होता है कि स्पेशल किचन मिल गया था, तो वो उन्होंने वॉयलेशन हुआ आर्टिकल 14 के पार्ट 1 का, पर ये तो है नहीं कि स्टेट ने खुद किया है वो, तो कहीं भ्रष्टाचार भी है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन उसका एक एग्जांपल है कि किस तरीके से ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं पे इस तरीके से ये जो अपने अधिकार हैं उनका हनन करती हैं। खुद स्टेट ने भी नहीं किया होगा, वहाँ पे कुछ लोग होंगे जिन्होंने पैसा खा के ऐसी चीज़ें कर दी होंगी। बाकी अगला है आर्टिकल 14 जो है उसका पार्ट 2। आर्टिकल 14 का जो पार्ट 2 है वो तो सबसे पहले देख लें कि वो सबसे पहले एक तो है कि यूएसए से लिया गया। इसके अंदर दिया गया कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार क्षमता, मतलब अगर दो व्यक्ति हैं, अगर वो दोनों समान परिस्थितियों में हैं तो ही उनके साथ समान व्यवहार होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी है, जैसे एक लंगड़े और एक सही व्यक्ति को एक साथ ही रेस में दौड़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि दोनों की स्थितियां समान नहीं हैं। मतलब अगर स्थितियां समान नहीं है तो उनके साथ समान व्यवहार भी नहीं हो सकता, तो समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। फिर है दूसरा, अगला इन्होंने इसका जो पार्ट बी है, ये तो पार्ट ए था, इसका फिर पार्ट बी है, उसके अंदर है कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। सेम चीज़ कि कोई एक रूल बन रहा है तो जो व्यक्ति इक्वल हैं उनके लिए इक्वल रूल बनाया जाना चाहिए। ओके। तीसरा है बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार। जो अपने ए देखा था उसी को अलग तरीके से लिखा हुआ कि जो इंसान इक्वल है उनके साथ इक्वली बिहेव होगा और जो इक्वल नहीं है उनके साथ इक्वली बिहेव नहीं होगा। अब ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये रिस्ट्रिक्शन की तरह है, तो सॉरी ये वाला जो है वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन की तरह, तो इसको नेगेटिव वे में बोलते हैं कि ये नेगेटिव है, थोड़ा नकारात्मक संदर्भ में है। और ये जो है वो थोड़ा पॉजिटिव है कि हाँ अगर समान नहीं है तो उस पर अलग तरीके का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन इन दोनों का जो मकसद है, इन दोनों का ही मकसद है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को समान अपॉर्चुनिटी मिले, लोग के आगे वो इक्वल हो, जो उनको न्याय मिले वो सही तरीके से मिले। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसी भी इंसान को सही व्यवहार या जो भी है उनकी लाइफ है उसके अंदर सही तरीके से न्याय मिले, विधि के समान उनको सही अधिकार मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अलग अलग तरीके से हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि आर्टिकल 14 जो है वो पहले तो ये देखिए कि वो किसको दिया जाता है। एक, विदेशी लोगों को के लिए भी है और वो भारत के नागरिकों के लिए भी है। दूसरा, सिंगल इंसान के लिए भी है और किसी कंपनी हो, कोई संवैधानिक निगम हो, जैसे कोई भी ग्रुप हो, फिर उसके सामने कोई पंजीकृत समिति हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो उनके लिए भी हो सकता है। फिर दूसरा है, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को अपन थोड़ा नेगेटिव वे में बोलते हैं और सेकंड जो पार्ट है वो पॉजिटिव वे में बोलेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में है कि सभी को समान व्यवहार की, मतलब विधि के इक्वली सब समान है, कोई भी विधि से आगे, विधि के ऊपर नहीं है। मतलब थोड़ा सा नेगेटिव वे में है ये कि कोई भी इससे ऊपर नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा नेगेटिव है और सभी इक्वल हैं। और ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। फिर दूसरा है विधि के समान संरक्षण, कि जो इंसान समान नहीं है उनके साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता। मतलब अगर डिफरेंट है तो उनके साथ डिफरेंट तरीके से व्यवहार होगा और जो समान है उनके साथ समान व्यवहार होगा। ये हो गया आर्टिकल 14। अब इसके अंदर कुछ अलग चीज़ें भी हैं कि जैसे ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें ये क्यों आया, ये सारी चीज़ें क्यों आई, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, ये क्यों आया, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब जो शासन है वो विधि के अनुसार चले, या लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो शासन चले, यानी जिसको विधि का शासन भी कहते हैं। अब इसके अंदर ये है कि रूल ऑफ लॉ में एडमिनिस्ट्रेशन जो करने की जो पावर थी वो बदल दी। जैसे अगर मान लीजिए पहले राजा हुआ करते थे तो जो राजा ने बोल दिया वही शासन है, लेकिन रूल ऑफ लॉ में क्या है, जो लॉ में है वही शासन है। अब इससे क्या हुआ, राजा वाले में तो ये हुआ कि अगर राजा का मूड अच्छा है तो उस तरीके से दे दिया, अपना सुना दिया फैसला। हो सकता है चेंज भी हो सकता है, याद राजा को याद भी ना रहे, कुछ भी हो सकता है उसमें, सभी के साथ समान व्यवहार हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। या फिर
मतलब अगर पॉसिबल है भी, वो कोशिश भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। लेकिन रूल ऑफ लॉ में क्या है, उसके अंदर ये है कि जो लॉ है वही शासन है, तो सबके साथ समान व्यवहार होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और कोशिश की जाएगी कि उसको सभी को आगे की तरफ लेके जाया जाए, वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाया जाए। किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो दूसरों का शोषण कर सके। ये सारी चीज़ें हैं रूल ऑफ लॉ के अंदर। अब ये जो रूल ऑफ लॉ है ये दिया किसने, कि मतलब किसका आइडिया था, तो ये एक ब्रिटिश न्यायवादी थे, उसका नाम था एवी डायसी, उन्होंने ये दिया। तो इसने ये कहा कि विधि के समक्ष समता का जो मतलब है कि जो विधि के सामने समान है, उसका जो विचार है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर आता है। कि मतलब अगर लॉ का शासन चलेगा तो लॉ के सामने तो सब समान होंगे। पॉइंट ये है कि अगर लॉ का शासन है तो लॉ के शासन के सामने सब समान होंगे, यानी विधि के शासन के सामने सब समान होंगे। ये इसका मेन मोटिव है, और यही इसके अंदर 3 पॉइंट और दिए हैं कि ये जो अवधारणाएं हैं किस तरीके से ये कार्य करती हैं रूल ऑफ लॉ के अंदर। तो फर्स्ट के अंदर इसने कहा है कि किसी को भी तब तक सज़ा नहीं मिल सकती जब तक कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा हो। मतलब अगर लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज में पढ़ें तो इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर किसी ने विधि का उल्लंघन नहीं किया है या लॉ का उल्लंघन नहीं किया है तो उसको सज़ा नहीं मिल सकती। फिर दूसरा है, विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। मतलब विधि जो है, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। मतलब सभी लोग ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। कि जैसे मानो कि किसी 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया है, दोनों ने एक आदमी का मर्डर किया, दोनों ने मिलके। अब सज़ा दी किसी ने, तो किसी को तो बोला कि 20 साल की सज़ा और एक को बोल दिया कि 2 साल की सज़ा। तो अब उसमें हो सकता है कि क्यों किया, अमीर गरीब का भेदभाव देख के किया, ऊंचा नीचे का किया, अधिकारी या गैर अधिकारी का, कोई भी तरीके का उन्होंने भेदभाव देख के ऐसी सज़ा सुनाती। लेकिन रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि सेम क्राइम के लिए सेम सज़ा होनी चाहिए। मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सभी उसकी नज़रों में इक्वल है। ये इसका रूल ऑफ लॉ का सेकंड जो प्रिंसिपल है। फिर तीसरा है, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, ना कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। ये जो लाइन है, ये लाइन सिर्फ ब्रिटिश जो लोग हैं उन्हीं के लिए लागू है कि व्यक्तिगत अधिकारों को प्रमुखता मिलनी चाहिए, और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए संविधान का निर्माण हुआ है, या फिर व्यक्तिगत अधिकारों हैं उन्हीं से संविधान बना है, उनके अधिकारों का ही परिणाम है, और इनको न्यायालयों से परिभाषित करना चाहिए या न्यायालय द्वारा इनको लागू करना चाहिए। संविधान से अधिकार नहीं मिले हैं, अधिकारों से संविधान मिला है, इनका कहने का ये मतलब है। लेकिन भारत के लिए ये बात सही नहीं है। भारत में क्या है, संविधान से लोगों को अधिकार मिला है, ना कि अधिकारों से संविधान मिला। तो ये चीज़ है। अब इसके अंदर विधि के शासन में 3 पॉइंट है कि विधि का शासन पहले तो है क्या, कि रूल ऑफ लॉ है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे पहले होता था राजा का शासन हो गया तो उसमें फिर हो सकता है कि न्याय करने में कोई त्रुटि रह जाए या सब कोई खुली ना हो पाए। एक है विधि के शासन में क्या होता है, शासन जो होगा वो विधि के अकॉर्डिंग होगा। उसकी 3 चीज़ें हैं। पहला, किसी को भी जुर्म करने के अलावा पनिश नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि सभी लोगों को सज़ा किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, जो ऑर्डिनरी लॉ है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। किसी के लिए भी टफ या लीनियंट नहीं हो सकते लोग, कि किसी को तो 20 साल की सज़ा दे दी, किसी के लिए लीनियंट हो गए और 2 साल की सज़ा। तीसरा ये है कि जो संविधान है उसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, संविधान के अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलेगी, संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो। सज़ा तभी वैलिड मानी जाएगी जो संविधान के अनुसार हो, या अपनी इच्छा से ही कुछ नहीं कर सकते। ये था रूल ऑफ लॉ। अब है, सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। मतलब हुआ क्या, आर्टिकल 14 के अंदर जो विधि का शासन लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 14 में इन्होंने लिखा है कि विधि का शासन है, वो क्या है, वो है संविधान का मूलभूत तत्व है। इसलिए किसी भी तरह से यहाँ तक कि संविधान संशोधन के द्वारा भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, वो वैल्यूज़ हैं, वो
मूल्य हैं संविधान के जो भारत देश के लिए बने हैं कि इस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार होगा, इस तरीके से नियम बनाए जाएंगे, इस तरीके से लोगों को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, मतलब तो विधि का शासन, लॉ के अकॉर्डिंग शासन होने पे ही तो होगा ना कि लॉ का शासन, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ही अगर शासन चलेगा तभी तो ये सारी चीज़ें हो पाएगी। तो मेन जो मोटिव जो है, तो ये एक तरीके से क्या हो, बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। अगर लॉ का शासन ही नहीं रहा तो कहाँ रहा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या मतलब रहा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, क्या मतलब रहा, इतना बड़ा देश किसी भी तरीके से चल सकता है, फिर तो मनमर्जी आ जाएगी। तो लॉ का शासन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर हो गई कि हर चीज़ नियम के अकॉर्डिंग होगी। तो अगर संविधान में संशोधन किया जाता है, मान लीजिए कि आर्टिकल 14 में संविधान संशोधन किया जाता है, तो ऐसा कोई भी बदलाव नहीं कर सकते जिससे लॉ का शासन ना रहे। यानी ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत जो संरचना है, ये मूल्य है कि शासन विधि के अनुसार चलेगा। अगर ऐसा कोई परिवर्तन कर दे कि विधि के अनुसार शासन नहीं चलेगा, कोई एक इंसान है वो अपनी इच्छा से सजा देगा, अपनी इच्छा से ही सब कुछ करेगा, तो वो क्या हुआ, मूल्यों का हनन हुआ। तो ये चीज़ हटाई नहीं जा सकती। तो इसलिए इसको कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर है विधि का शासन, इसको संविधान संशोधन से भी समाप्त नहीं कर सकते। अब जो आर्टिकल 14 है उसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन है, वॉयलेशन नहीं है। ये चीज़ देखने लायक है कि अपवाद हैं वो, उनका वो नहीं है कि इनको वॉयलेशन नहीं हो रहा है। तो जैसे कि इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है उनको आर्टिकल 361 के अंडर कुछ पावर मिली हुई हैं। तो पहली तो ये है कि उनको अपने कोई भी कार्यकाल है उसके अंदर क्या हुआ कि किसी भी न्यायालय में उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा। न्यायालय में जो जैसे मान लीजिए कि एक प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर रहते हुए किसी भी राज्यपाल या राष्ट्रपति ने मान लीजिए कि कोई एक फैसला लिया, तो उसको फिर राज्य में न्यायालय में ले जाके नहीं कह सकता कि ये फैसला है वो गलत लिया गया है, या मतलब उसके क्या है कि उसके ऊपर न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते। वो जो फैसला लिया गया उन्होंने देश के हित के लिए लिया, उसके लिए फिर उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए फिर जब जैसे अपन पढ़ेंगे इमरजेंसी में पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि जब इमरजेंसी में जब मंत्रिमंडल जो होता है अगर दे देता है, उनको बोल दिया जाता है कि आप इमरजेंसी लगाए, तो उनको लगानी पड़ती है। लेकिन अब इस बात पे अपन प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है उस पर केस नहीं कर सकते कि उन्होंने गलत लगाई है इमरजेंसी। वो फिर अगर क्योंकि उनकी जवाबदेही नहीं है, उनको सीओएम ने कह दिया है, मंत्रिमंडल ने कह दिया है, तो उनको फिर लगानी पड़ेगी। अब सीओएम को भी उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, उन्होंने जो किया वो कोई रिपोर्ट है, जो राज्यपाल की रिपोर्ट होती है उसके आने पे करते हैं वो। तो इस तरीके से क्या होता है कि राज्यपाल और जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कोई भी फैसला लेने पे उनको जाके न्यायालय में अपनी जवाबदेही नहीं देनी होती कि हाँ हमने ये इस वजह से किया और इस वजह से किया। फिर दूसरा है कि कोई भी केस नहीं कर सकते उसके ऊपर, ना तो प्रारंभ कर सकते हैं केस, या ऑलरेडी है उसको चालू रख सकते हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। फिर तीसरा है कि अगर वो ऑलरेडी पद पे हैं तो उनको गिरफ्तार या कारावास नहीं भेज सकते, मतलब उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और कोई भी न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको शुरू नहीं किया जा सकता। इससे अगला है कि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि उनको कोई भी नया केस शुरू करना पड़े, बहुत ही ज़्यादा हो, तो उससे पहले उनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है, और उसके बाद ही जो कोई भी केस है वो शुरू किया जा सकता है। 2 महीने बाद ही उसको शुरू किया जा सकता है न्यायालय में दीवानी मुकदमे के लिए। एक तो ये था इसका, एक राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक इसका एक्सेप्शन होगा। दूसरा है संसद के कुछ लोगों के लिए है कि जैसे संसद और राज्य विधानसभा में जो लोग होते हैं, अगर वहाँ पे कोई कार्यवाही चल रही है या वहाँ पे कोई डिबेट हो रही है, तो वहाँ का अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई भी एमएलए या एमपी न्यूज़पेपर में या कोई टीवी या कहीं पे रेडियो टेलीविज़न पे अगर प्रकाशित कर देता है और वो डॉक्यूमेंट सच है, उधर झूठ नहीं है, तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कोई दीवानी या फौजदारी कोई भी मुकदमा किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। ये आर्टिकल जो 361 है उसका पार्ट ए है। फिर तीसरा है कि संसद में कोई समितियाँ हों, संसद के किसी सदस्य ने कोई बात कही है, अपना मत प्रस्तुत किया है, तो उसके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। लेकिन ये इनके लिए ही क्यों है, सिर्फ इनके लिए ही है, ये किसी और के लिए नहीं है कि कोई और जाके ऐसे काम कर देगा तो उनके खिलाफ नहीं होगा, उनके खिलाफ हो सकता है, इनके लिए है ये, इनको कुछ नहीं होगा। फिर है राज्य विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य ने अगर कुछ कह दिया, कोई बात रख दी, तो भी उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता।
अब जो अभी जो है अपन जो इसका फिफ्थ जो पार्ट है, एक्सेप्शन फिफ्थ जो पढ़ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल 31 का सी पार्ट जो है उसके बारे में है कि आर्टिकल जो 31 का सी पार्ट है उसको आर्टिकल 14 का एक अपवाद माना गया है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की पार्ट बी और 39 के पार्ट सी का क्या होता है के लिए बनाया जाता है, जैसे कोई भी एक ऐसा नियम बनाया जाए जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करे, लेकिन वो जो बनाया गया है वो इन दोनों नीति निर्देशक तत्वों के लिए बनाया गया हो। अब इसका अपन देखेंगे कि ये क्या नीति निर्देशक तत्व हैं। तो क्या होगा कि अगर इन दोनों को संभालने के लिए अगर कोई ऐसा नियम बनाया गया जिसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है तो वो मान्य होगा। मतलब अगर 39B और 39C अगर जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे क्या होगा, ये आर्टिकल 14 गायब हो जाएगा। अब इसमें अपन देखेंगे कि क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जैसे ये हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ तो अपने को संपत्ति का अधिकार भी मिला था, लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम पे क्या था कि जितना भी संपत्ति थी वो बहुत अमीर लोगों के पास ही थी। जैसे मान लीजिए कि पैसा था तो बहुत कम लोगों के पास था, कंपनियां थी वो बहुत कम लोगों के पास थी, या ज़मीन थी वो बहुत कम लोगों के पास थी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे और बाकी लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। लेकिन जब अपन DPS पे पढ़ते हैं उसका 39B और 39C जो है उसमें पढ़ते हैं तब ये लिखा है कि जो अपना राज्य जो है, स्टेट जो है, स्टेट अपने स्टेट पीछे पढ़ा था, स्टेट क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर अगर इसको गांव की है कोई तो वो भी हो सकती है। तो स्टेट क्या कर सकता है कि वो एक ऐसा काम करे जो वेलफेयर स्टेट बनाए, उसके अंदर कोशिश करे कि जो संसाधन हैं उनका बंटवारा सही तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत सारे संसाधन हैं, किसी के पास बहुत कम संसाधन हैं। तो उसके लिए क्या करे कि संसाधन जो गवर्नमेंट है वो ऐसे नियम बना सकती है जो जनता के, अधिक जनता समाज के हित में हो, कुछ लोगों के हित में ना हो। ये चीज़ उसमें लिखी हुई नहीं थी, लेकिन 31C जो है उसके अंदर ऐसा किया उन्होंने कि अगर ऐसा कोई नियम बनाते हैं और वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है तो उसको फिर मान्य कर देंगे। अब इसका एक दो एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले वो प्रिंसली स्टेट को क्या होता था, प्रिंसली स्टेट का कुछ राज्य था, उनको ये शायद 71 में ही था ये आया था। और एक है बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, बैंकों का नेशनलाइजेशन, ये दो केसेस हैं। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनकी प्रिंसली स्टेट में वाला तो ये था कि पहले इनको बहुत ज़्यादा वो दिया जाता था, पेंशन दिया जाता था, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और बैंकों का नेशनलाइजेशन में ये हुआ कि इनकी जो पावर थी, इनके पास जो पैसा था उनको नेशनलाइज कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने ले लिया, ताकि ये जो है ये लोग क्या करते थे, पैसा खुद रखते थे, सबसे लेते थे और सिर्फ अमीरों में ही लोन देते थे। तो पैसा क्या हुआ, एक बहुत ही लिमिटेड वर्ग के पास सीमित हो गया। तो इससे क्या हुआ, वेलफेयर स्टेट नहीं हुआ, संसाधनों का उचित वितरण नहीं हुआ। इस तरीके से प्रिंसली स्टेट के साथ का भी यही हुआ कि सब लोगों को थोड़ी ना इतनी पेंशन मिल रही है, इन लोगों को क्यों अलग से अधिकार मिल रहा है। तो उसके लिए भी ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ। ये वैसे आर्टिकल 14 का उल्लंघन इसको अगर नहीं भी माने तो क्या हुआ, क्योंकि पहले लिख के दिया गया था कि आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन दी जाएगी। फिर एक ये हुआ कि उस टाइम पे जमींदारों के पास इतनी सारी ज़मीन थी, तो इन्होंने क्या किया कि 31C लेके आए और उसमें ये बनाया कि 39 का B पार्ट और 39 का जो C पार्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऐसे लॉ बना सकती है जो इसका आर्टिकल 14 का हनन करे। फिर उन्होंने ये रूल लेके आए और फिर जैसे इन्होंने ये जमींदारों से ज़मीन लेके लोगों में वितरित किए और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संसाधन पहुँचे। ये है आर्टिकल 5। मतलब इसमें ये पूरा अगर एक बार फिर देखें तो क्या है कि अगर अनुच्छेद 31 का C पार्ट, अनुच्छेद 31C जो है वो अनुच्छेद 14 का अपवाद है। मतलब किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई ऐसा नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की जो पार्ट B और पार्ट C है तो उसको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। मतलब आर्टिकल 14 का अगर उल्लंघन हो रहा है तो होने दीजिए, बस अगर वो 39B और 39C का जो है DPSP है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं।
ये है इसका पार्ट 5। अब अगला है आर्टिकल, जो इसमें आर्टिकल नहीं एक्सेप्शन है, इसमें है कि विदेशी संप्रभु शासक, विदेशी संप्रभु शासक अगर कोई हो, राजदूत यानी डिप्लोमेट वगैरह कोई हो, कूटनीतिक व्यक्ति हो, उनके ऊपर अगर जैसे आते हैं कि डिप्लोमेट वगैरह हैं, IAFS ऑफिसर जैसे इंडिया के भी हैं, वो बाहर जाते हैं या बाहर के इंडिया में काम करने आते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी दीवानी, अगर वो कोई भी क्राइम कर देते हैं, दीवानी या फौजदारी मुकदमे नहीं होते। फिर संयुक्त राष्ट्र के कुछ लोग हों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त होती है। ये था पूरा आर्टिकल 14। इसके अंदर अपन ने देखा कि क्या है, किसके ऊपर लागू होता है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। फिर इसमें देखा कि ये इसके पीछे का क्या मोटिव है, जैसे देखा कि विधि का शासन इसके पीछे का मोटिव है। फिर विधि का शासन को हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता, आर्टिकल 14 को हटाया जा सकता है या इसमें चेंज किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो किस तरीके से किया जा सकता है, फिर इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।